So we were speaking about inventories and we have already done the IFRS thing. Now I am about to explain you the US GAAP thing. So US GAAP में क्या बोलता है कि inventory is reported at lower of cost or lower of cost and market. ऐसे तो market value बोलना बहुत easy है. Cost यानी 110, cost यानी 100, market यानी 110. इन दोनों में से जो भी lower होगा उसमें दिखा सकते हो. लेकिन कुछ केसेस में ये मार्केट का डेफिनेशन अलग जाता है. मैं आपको एक केस, आप यूएस गैप फॉलो कर रहे हो और उसमें लीफो मेथड यूज कर रहे हो. क्या यूज कर रहे हो? लीफो. लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में जो इन्वेंट्री आती है हम उसको फर्स्ट निकाल देते हैं. करेक्ट? जो लास्ट में आता है उसको फर्स्ट बेच देते हैं. वी विल डू ऑल दिस लीफो फीफो, डोंट वरी. आपका नेक्स्ट चैप्टर इन्वेंट्री या आई एम प्लानिंग इन्वेंट्री सोच रहा हूं. ओके, सो व्हेन लीफो कॉस्ट फ्लो. ठीक है, आप एक काम करो, बेटर मैं अभी नहीं दिखाता हूं, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे. हम चैप्टर करते समय कर लेंगे. चलो, बेकार में आप लोग को फिर कंफ्यूजन होगा. लेट्स डू. अभी इतना ही समझो कि मार्केट इज नथिंग बट, सपोज 110 है मार्केट वैल्यू एंड आपका 100 है कॉस्ट. तो सपोज एनआरवी के जगह पे मार्केट वैल्यू समझ लो रिप्लेस कर रहे हो, उतना ही है. ओके ना? सो एनआरवी, अच्छा ठीक है, चलो देखो अभी आ गया वो कॉन्सेप्ट भी आ गया. एनआरवी इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. अगर आपका 120 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यानी एजेंट का कमीशन 5 है डॉलर्स, 115 इज योर एनआरवी. अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन NRV is calculated as selling price minus selling cost. While cost कैसे आएगा आपको? आपके इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे डिराइव करोगे? You can derive the cost from these three methods: LIFO, FIFO और average cost. जहां तक मेरा सवाल है, IFRS में LIFO मेथड बैन है. LIFO नहीं यूज करना है. LIFO नहीं यूज कर सकते आप. IFRS में सिर्फ आप FIFO यूज कर सकते हो. In IFRS you cannot use LIFO method, you can use FIFO. मैं यहां लिख देता हूं IFRS you can use FIFO and AFCO. I'll tell you why. And US GAAP में you can use LIFO, FIFO as well as AFCO. ठीक है? चलो, एक्चुअली में क्या है, वाई यू डोंट यूज LIFO एज पर IFRS. LIFO क्या होता है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज नथिंग बट इट इज अ टाइम व्हेन द प्राइसेस आर हाई इन द मार्केट. जब प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट में, तब वो कंडीशन को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, और प्राइस गिरता है उसको डिफ्लेशन बोलते हैं. तो जब इन्फ्लेशन होता है तो LIFO मेथड इज नथिंग बट लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट में हम खरीदते हैं उसको फर्स्ट बेचते हैं. यानी न्यू स्टॉक और लेटेस्ट स्टॉक हैज टू बी सोल्ड राइट नाउ और इमीडिएटली. तो आपको पता है जब इन्फ्लेशन में आप गुड्स खरीदोगे बेचने के लिए तो योर COGS विल बी हाई, एंड व्हेन योर COGS विल बी हाई योर ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी लेस. क्योंकि अगर आपका कॉस्ट ज्यादा रहेगा आपका प्रॉफिट कम रहेगा. प्रॉफिट कम रहेगा तो टैक्स भी कम रहेगा. तो कंपनीज क्या करती हैं, फर्म्स, दे पर्पसफुली यूज दिस LIFO मेथड टू डू दिस. जब उनके पास FIFO का भी ऑप्शन है, ठीक है ना, FIFO में ये सबका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. टैक्स मैनिपुलेशन करना है तो LIFO मेथड इज व्हाट द कंपनीज वुड यूज. क्योंकि COGS नेचुरली, मतलब COGS तो आपका इन्फ्लेशन के वजह से हाई है, करेक्ट. एंड आपका जो LIFO मेथड में कंडीशन है कि यू शुड सेल द लेटेस्ट स्टॉक राइट नाउ. तो इसको आपका COGS हाई रहने से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम रहेगा. ग्रॉस प्रॉफिट कम रहेगा तो आप टैक्स कम पे करोगे. FIFO में क्या होगा, since you sell the last like first in first out, since you sell the old stock first, यानी कंडीशन ये होता है कि जो पहले हमने खरीदा ओल्ड स्टॉक को पहले निकालो और नए स्टॉक को रख सकते हो, क्योंकि ओल्ड को बेचना जरूरी है पहले, नहीं तो वो खराब हो जाएगा. तो FIFO इज
first in first out, the stock which you bought first you will sell it first, correct? So आप पहले जो स्टॉक लिए उसके ऊपर इन्फ्लेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं है, वो आप नेचुरल कंडीशंस में या एनवायरनमेंट में बाई किए गुड्स को, करेक्ट? So there is no impact of inflation, and here the manipulation of taxes cannot happen. Why? Because if the stock what you purchased long time back you are selling right now and the stock has no impact of inflation on it, तो जैसा नॉर्मली लाइक सिनेरियो या सिचुएशन होता है वैसे ही है। इन्फ्लेशन के वजह से आपके प्राइसेस हाई नहीं है, तो यहां पर आपका सीओजीएस जो है वो ज्यादा नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी नॉर्मल रहेगा, आपका टैक्सेस भी नॉर्मल रहेगा, इधर पर आपको बेनिफिट हो रहा है। सो कंपनीज यूजुअली ट्राई टू डू दिस, दे ट्राई टू टेक लीफो एंड डू दिस काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, इसीलिए आईएफआरएस में लीफो को हटाई दिए, बैन कर दिए। यूएस गैप में कोई इशू नहीं है, यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम, ओके? अब डोंट आस्क मी सर ऐसा क्यों, यूएस गैप इतना मेहरबान क्यों है, दैट इज अपॉन द यूएस गैप, वो उनका स्टैंडर्ड्स है, उनके कंट्री में वो उसको रिकमेंड कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है आप वो कर लो, लीफो भी कर लो, फीफो भी यूज कर लो, ऐप को भी यूज कर लो, जैसे आपको अपने इन्वेंट्री का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। जनरली आई एम स्पीकिंग अबाउट कॉस्ट, you can derive the cost of your inventory with the help of these methods in IFRS and these methods in like your US GAAP. अगर आपको ये methods समझना है, आपको ये methods अगर डिटेल में समझना है, can you tell me whoever have solved this method yet अभी तक? हेलो सर, मैं लीफो फीफो करे। हाँ सर, करा था इससे पहले, पर साहब बोले वेटेड एवरेज भी करा मैं, मगर हाँ। ये इसमें आप जो मेथड बता रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं ना, वो हाँ समझ में नहीं आ रहा सर। क्या मैं अभी तो कुछ बताया ही नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यूएस गैप में दो मेथड यूज करते हैं, आईएफआरएस में नहीं यूएस वो गैप और एक में भी दूसरा बोले ना, एक्वो वो कुछ है, देखो सर। आपको इज वेटेड एवरेज ओनली। हाँ ओके, वेटेड एवरेज, चलो ठीक है। साइमा आप करे सो है ये पूरा? एक बार देखे तो आया था सर मेरे को, मैं करा हाँ साइमा आप प्रैक्टिस करे करा क्या मैं। ये मेथड्स? हेलो Yes, sir. FIFO, LIFO, and weighted average, overheads, everything done. आपको वीडियो चाहिए क्या? मेरे पास एक पूरा वीडियो इनके ऊपर किया हुआ, डू यू वांट टू वंस अगेन सी दैट? Okay. इफ यू वांट टू गो थ्रू इट आई विल जस्ट शेयर। सर अजय सर आपको भी भेजता हूं मैं, आप एक बार वो मेथड्स को चेक करो, आई हैव सॉल्व्ड देम, ओके? इन्वेंट्री का क्या लिफो हाँ फिफो? इन्वेंट्री, हाँ ठीक है ओके आपको ओके मैं जी, भेजा ना सर ये इन्वेंट्री का? या आई थिंक या तो वंस यू कैन गो थ्रू दैट। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां तक क्लियर हो गया? मार्केट वैल्यू अंडर यूएस गैप इक्वल्स करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विच मस्ट लाई बिटवीन। अब ये जो है ना, ये स्टेटमेंट को छोड़ दो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, ठीक है? तो अभी हम लोग मार्केट वैल्यू के बारे में देख रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, इससे हमारा इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा। अभी देखो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, ही सेड मार्केट वैल्यू, ओके? मार्केट वैल्यू को हम कैसे डिराइव करेंगे अंडर यूएस गैप? इसके लिए हमको तीन अमाउंट्स देखना पड़ेगा, वन सीलिंग, वन फ्लोर। सीलिंग एंड फ्लोर के बीच में होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ओके? करेक्ट? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि what is their notion regarding, my god, their notion regarding the current replacement cost is what? Under US GAAP the current replacement cost of inventory must lie between the NRV। तो क्या मैं NRV ले रहा हूं यहां पर? क्या मैं NRV ले रहा हूं यहां पर? मस्ट लाई बिटवीन बोला ना, ये सीलिंग क्या है? NRV मतलब सीलिंग यानी टॉप लेवल। आपका घर है, ओके आपके घर में एक फ्लोर रहता और एक सीलिंग रहता, करेक्ट? फॉल सीलिंग रहता ना वो, तो ये सीलिंग है और ये आपका फ्लोर है, फ्लोर, और उसके बीच में आपका आता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब देखो मैं आपको जो स्टेटमेंट रीड करता हूं, देखो see, market value under US GAAP equals the current replacement cost of inventory which must lie between NRV is ceiling
माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन एंड एनआरवी। तो मतलब मैं बताता हूं आपको क्या है, ही इज स्पीकिंग अबाउट फ्लोर, एनआरवी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन इज फ्लोर, सॉरी ये सीलिंग नहीं है, फ्लोर है, एंड एनआरवी इज सीलिंग। तो मैं बोलता हूं यहां पर क्या बोल रहा है वो, एनआरवी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन इज योर फ्लोर, एनआरवी इज योर सीलिंग। इन दोनों के बीच का मिडिल वैल्यू इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो नाउ यू नो हाउ टू फाइंड आउट द एनआरवी। एनआरवी इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और सेलिंग कॉस्ट। एनआरवी माइनस नेट प्रॉफिट मार्जिन, आई विल शो यू हाउ टू फाइंड। इन दोनों के बीच में यू विल गेट द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेट अस सी। See, your ceiling is NRV. What is NRV? Selling price minus cost to complete and dispose, यानी आपका selling cost. This is done. Floor is NRV minus normal profit margin. Profit margin will be given to you. यानी अभी इसमें क्या कर रहे हो आप, पहले तो आप क्या कर रहे हो, सेलिंग प्राइस में से आपका सेलिंग कॉस्ट निकाल रहे हो, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल दे रहे हो, तो आपको जो वैल्यू आ रहा है वो हो रहा है आपका फ्लोर, यानी एनआरवी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, ये आ गया। इन दोनों के बीच में आपका आता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और द कॉस्ट टू परचेज द इन्वेंट्री करेंटली। द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल यूजुअली बी गिवन इन एनी एलसी, मतलब ये आपको दिया हुआ रहेगा। ओके, सो लेट्स सी नाउ, दिस इज द डेटा, दिस इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट, दिस इज योर सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट टू सेल, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। अभी हमको क्या चाहिए, वी वांट एनआरवी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वी वांट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दिस इज योर सीलिंग यानी टॉप लेवल, दिस इज योर फ्लोर यानी बॉटम लेवल, और ये आपका बीच में आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करेक्ट, ये आपको दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, डोंट वरी, आपको ये सब फाइंड नहीं करना, टेक्निकली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नाउ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल यानी $10 माइनस $1 विल गिव यू एनआरवी $9, 10 minus 1 9, 19 minus 1 18, 20 minus 1 19, एनआरवी आ गया आपको। ओके, एनआरवी इज नथिंग बट एनआरवी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट, एनआरवी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। एनआरवी आपका आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन आपका 30% है, माइनस कर दो, कैलकुलेट करो ना, आपका नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन कितना है, $10 पे 30% 3, सो 9 minus 3 6। हेलो, yes sir। $10 पे 27% इज 2.7, 2.7. 10 minus 2.7 इज 6.3, 19 माइनस जो भी आपको ये वैल्यूज आ जाएंगे, एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी गिवन टू यू। अब इन तीनों में मिडिल वैल्यू क्या है, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू, इज दिस द मिडिल वैल्यू? yes sir। This is your designated market value. Okay, this is your highest value, lowest value, middle value. Highest value, अब देखो हमेशा ये नहीं, ये highest है अभी, और ये आपका lowest है, ये middle, ये आपका highest है, ये आपका lowest है, ये middle, ये पूरे ले लिए तो मार्केट वैल्यू आ जाता। अब ये मार्केट वैल्यू आने के बाद इसको आप क्या करना, हिस्टोरिकल कॉस्ट से कंपेयर करना, इससे दोनों में से जो लीस्ट रहेगा 7 एंड 7.5 में 7 आ गया, 7 2.25 और 8 में 7.25 आ गया, 18 और 14 में 14 आ गया, 15 और 16 में 15 आ गया, ये आपका हो गया यूएस गैप के हिसाब से ट्रीटमेंट। बस इसमें खाली हमको क्या स्टेप, लॉन्ग स्टेप क्या हुआ बोल तो, डेसिग्नेटेड मार्केट वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए काफी लेंथी प्रोसीजर हो गया, ये याद रखना। ओके, चलो ये भी हो गया हमारा। अच्छा, अभी यहां पर आप कुछ पॉइंट्स देखो, इन्वेंट्री कॉस्ट, अभी आपको जो इन्वेंट्री आप जो दिखाते हो अपने बैलेंस शीट में, उसको उसका क्या वैल्यू दिखाओगे आप? एक तो डेफिनेटली हम बाई करें $100 में, ठीक है, एक बॉक्स लिए $100 में, कितने में लिए? $100। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये $100 कैसे आएगा उसको?
पहले तो डायरेक्ट मटेरियल लेगा, डायरेक्ट लेबर लेगा, करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. Yes, देखो, sir. इन्वेंट्री कॉस्ट शुड इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। देखो, कोई भी इन्वेंट्री को अगर आप बनाते हो, सपोज मेरा कंपनी है व्हीट फ्लावर का, मेरे को एक पूरा पैकेट 10 kg का व्हीट फ्लावर का बनाना है, तो व्हीट फ्लावर बनाने के लिए मेरे को मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल व्हीट, और उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए, उसका लेबर कॉस्ट होगा डायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्यों है? बिकॉज दे आर डायरेक्टली वर्किंग फॉर द व्हीट प्रोडक्शन, व्हीट फ्लावर प्रोडक्शन। जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको जो हम पैसा देते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होता है। देन लास्ट, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगते हैं। जैसे आपका फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है आपका, ये फैक्ट्री में ये फ्लावर का मशीन है, इसके ऊपर 2 लेबर काम कर रहे हैं, तो ये फ्लावर के मशीन में जो व्हीट यूज होगा वो डायरेक्ट मटेरियल। ये लेबर, दोनों लेबर जो मशीन पे काम कर रहे हैं, इनको जो हम पे करेंगे डायरेक्ट लेबर। अगर इस फैक्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए हमने एक सिक्योरिटी गार्ड को भी अपॉइंट किया, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, बट इनका प्रोडक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होना या इनके प्रोडक्शन में कोई इश्यूज नहीं आना, यानी इनके एक्टिविटीज को वो सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट। तो व्हाट वी पे हिम इज इनडायरेक्ट wages. So can I say it is overheads? Yes, sir. Because overheads are nothing but indirect expenses. ये फैक्ट्री में रहकर भी मशीन पे काम नहीं कर रहा, फैक्ट्री को सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है ना? तो फैक्ट्री को सपोर्ट, फैक्ट्री चलाने में सपोर्ट कर रहा है। तो वॉट एवर द सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैपन, दोज एक्टिविटीज like whatever the amount we pay for those activities, whatever the expenses we incur for those activities are called overheads. Overheads का मतलब है indirect expenses. किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना कलेक्ट करके। Okay, sir. So ये देखो, and however the following amount should be included when calculating inventory cost. तो ये सब देखो, पहले तो क्या होता है, should not be included, ये सब आपको इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये सब एक्सपेंसेस आप इन्वेंट्री को लाने के बाद आपका खर्चा हो रहा है, करेक्ट? फॉर एग्जांपल, मैं इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर लिया, मेरे पास व्हीट फ्लावर पूरा पैकेजिंग होके सब होके आ गया, अब उसको मैं लेके आया, लेकिन उसमें कुछ वेस्टेज वगैरह हो रहा है, दोज आर नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कॉस्ट, दोज आर आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, मैं व्हीट फ्लावर को लेके आया 100 बैग्स और लाके उसको स्टोरेज कर दिया गोडाउन में, ये मेरा व्हीट फ्लावर बनाने के बाद का खर्चा है। तो जो खर्चा मेरा बाद में हो रहा है, दोज आई कैन नॉट इंक्लूड इन माई इन्वेंट्री कॉस्ट, आई कैन इंक्लूड ओनली माई डायरेक्ट कॉस्ट टू माई इन्वेंट्री। यानी व्हीट फ्लावर से रिलेटेड जो प्रोडक्शन का खर्चा होगा वही व्हीट फ्लावर का एक बैग का खर्चा होगा। व्हीट फ्लावर के बैग्स लाने के बाद जो एडिशनल एक्सपेंस होगा वो हमारे व्हीट फ्लावर के बैग को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं दिखाएंगे। गॉट माय पॉइंट? देखो यार, Yes, एक sir. बात ध्यान से समझो, आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। देखो, ये एक मेरा जो व्हीट है, व्हीट में मेरे को 1 बैग बनाना है, 1 बैग ऑफ व्हीट फ्लावर ऑफ 10 kgs। तो मैं ये व्हीट लेके आया 50 रुपीज में, ठीक है? 50 रुपीज में मेरे को 10 kgs व्हीट आ गया। लेबर को मैं $10 पे कर रहा हूं, ये $50 में मैं व्हीट लेके आया, रॉ मटेरियल। $10 आई एम पेइंग टू माई लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, एंड उसके बाद मेरे को जो प्रोडक्शन का खर्चा पड़ रहा है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो पड़ रहा है $40। तो मेरा कॉस्ट हो गया $100, ठीक है? ये मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट है, एक बैग का, एक फ्लावर का, एक व्हीट फ्लावर का बैग बनाने का $100 है। अब इसको लेके आया मैं, लेके आने के बाद मेरे को स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है, तो ये स्टोरेज कॉस्ट में इसको डेफिनेटली मैं आपके दिमाग में आएगा, सर फिर आप इसमें ऐड नहीं करोगे तो फिर खर्चा कैसे वसूल करोगे? मैं बता रहा हूं सिर्फ इन्वेंट्री का कॉस्ट, ये मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो एक्सपेंसेस मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं है। एक्सपेंस में आता शायद वो सेलिंग वो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस, इसका जब मैं सेलिंग प्राइस कोट करूंगा तब ये सारे खर्चे उसको ऐड करूंगा मैं। तो
तो वो मेरा इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अभी मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूं। ओके, यस सर। बनाने में कितना लगा मुझे, बस। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके जो है ये आपके इन्वेंट्री को ऐड नहीं होंगे, यानी इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है उसको ऐड नहीं होंगे, लेकिन ये पूरे एक्सपेंसेस आपके P&L अकाउंट में हम दिखाएंगे। वी विल शो इन द P&L अकाउंट। ये खर्चे देखो, एक चीज, दो चीज होती है, मेरा बात ध्यान से समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ टर्मिनोलॉजी, कैपिटलाइजिंग, एक्सपेंसिंग। सी, कैपिटलाइजिंग का मतलब आप जो भी लेके आते हो उसको बैलेंस शीट में दिखाते हो। अगर मैं इन्वेंट्री कहीं से खरीदा, सपोज यहां एक सप्लायर है, सप्लायर को मैं बोला मेरे को एक 1 बैग चाहिए ऑफ व्हीट फ्लावर, ये बैग का उसने मेरे को कोट किया $100, और इसको मैं लाने का खर्चा मेरे को हुआ है फ्रेट चार्जेस वगैरह $10, तो ये पूरा मिला के मैं 110 में अपना बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। करेक्ट, करेक्ट और रॉन्ग? ये मेरा सिर्फ इन्वेंट्री स्पेसिफिक कॉस्ट है। अब ये इन्वेंट्री को लाने के बाद इसका स्टोरेज होगा, इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम लोग, इसको बेचेंगे करेंगे, वो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री को ऐड नहीं करेंगे, इन्वेंट्री के कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे, वो हम दिखाएंगे P&L में एज एक्सपेंस। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, मतलब उसको हम इन्वेंट्री के वैल्यू को ऐड करके बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे हमारे P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस हम उसको लाने के बाद हो रहा है। करेक्ट और रॉन्ग? तो हम जब लाने के बाद हुआ बोलते तो उसको ऐड नहीं होगा, ये एक्सपेंस हमारा P&L में दिखाया जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट, दिस विल नॉट बी एडेड टू इन्वेंट्री वैल्यू। ओके, स्टोरेज कॉस्ट हो गया आपका, उसका इंश्योरेंस वगैरह जो भी आप गोडाउन का, गोडाउन रेंट हो गया। ये गोडाउन रेंट हम इन्वेंट्री को क्यों ऐड करेंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोडाउन तो हम बाद में लिए ना इन्वेंट्री लाने के बाद, ये सब हमारे कॉमन कॉस्ट है। ठीक है ना, ये सब आपको समझना है। तो अगर कोई पूछे कि आपका इन्वेंट्री, दिस इज माय इन्वेंट्री कॉस्ट, आई विल शो इन द बैलेंस शीट बिकॉज आई एम कैपिटलाइजिंग इट एंड दीज आर ऑल एक्सपेंसेस which I will show in the P&L. I will never add to my inventory value. मैं आज एसेट सेक्शन तो खत्म कर देता हूं पूरा, लायबिलिटी कल कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो, ये सब आपका जो भी है, these are all expenses which will never be added to inventory. That means this will not be capitalized. They will be shown in the P&L. Those will be expensed. Okay. Like administrative overhead, selling cost, etc. Now, in limited cases, standard cost और retail method can be used for valuing inventory. कभी कभी हम ये दोनों मेथड भी यूज कर सकते हैं, एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक है रिटेल मेथड। इन दोनों में क्या फर्क होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल मेथड में? स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब आपको बनाने में कितना पड़ा, वो $100। करेक्ट, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। ये जो डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट लेबर और ये आपका जो डायरेक्ट ये ओवरहेड्स वगैरह था, ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्ट ही है। नेक्स्ट है आपका रिटेल मेथड। व्हाट इज रिटेल मेथड? रिटेल मेथड इज नथिंग बट, मैं 120 में, मतलब इसको बेचना चाह रहा हूं, पब्लिक आर रेडी टू पे मी 120, कितना? 120। तो अब ये मेरा रिटेल प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? देखो रिटेल प्राइस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। देखो कभी भी आप जाते हो, जब एक मॉल में जाते हो, मॉल में आप एक जीन्स पैंट देखते हो, ठीक है ना, उसके ऊपर एक प्राइस होता है 1000 रुपीज, तो ये होता है रिटेल प्राइस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। करेक्ट? ये सेलिंग प्राइस नहीं है बॉस, ये है रिटेल प्राइस, इसको हम लोग मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। आप उसको बोलते हो भैया मेरे को डिस्काउंट दो, वो बोलता है ठीक है साहब लेके जाओ, 20% डिस्काउंट चल रहा है, 20% माइनस करता है 200 रुपीज, कितना हो गया अब? 800 रुपीज। ये 800, तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। करेक्ट? ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस।
अब सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट निकाल दो 100 रुपीज, तो आपको क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो 700 रुपीज कॉस्ट प्राइस पड़ा, यानी सामने वाला बंदा डिस्काउंट निकालने के बाद भी उसको प्रॉफिट आ रहा है। देखो करेक्ट और रॉन्ग? तो इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे आ गया आपको? ये 700 रुपीज, आपने मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट निकाल तो सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस में से क्या निकाला? प्रॉफिट मार्जिन, तो आपको कॉस्ट प्राइस आ गया। दैट्स इट। सो यू कैन डिराइव योर इन्वेंट्री वैल्यू इन दिस केस, इन दिस वे ऑल्सो। ओके, मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन निकाल देता हूं तो भी मेरा कॉस्ट प्राइस आ सकता है मुझे। एक तरीका हो गया। देखो, द रिटेल मेथड रिड्यूसेस सेलिंग प्राइस बाय ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, वंस इन्वेंट्री इज सोल्ड, इट्स कॉस्ट इज रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये लास्ट पॉइंट समझाता हूं एग्जांपल से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सर क्या है, मतलब कैपिटलाइजिंग बोल रहे, एक्सपेंसिंग बोल रहे, क्या तो भी दिमाग खराब है ये एकदम मतलब ये बाउंसर है। देखो कभी भी एक बात ध्यान रखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब फर्स्ट इन्वेंट्री किसी से खरीदते हो ना, सप्लायर से, ये सप्लायर से मैं 100 बॉक्सेस लेके आया, 100 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल, और एक पेंसिल का कॉस्ट है 10 रुपीज। बस एक 5 मिनट्स का लेक्चर है, हो जाएगा। तो ये 10 रुपीज का मैं लेके आया और इसको मैं लाते ही क्या कर रहा हूं, बैलेंस शीट में दिखा दिया इन्वेंट्री कितना, 1000 रुपीज। अब ये जो है मैंने क्या किया, कैपिटलाइज किया। क्या किया? क्या किया मैंने? कैपिटलाइज मतलब यू आर राइटिंग इन द बैलेंस शीट। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर ये इन्वेंट्री हम लोग जब P&L अकाउंट बनाते हैं वहां भी दिखाते हैं। देखो पहले जब आप इन्वेंट्री लेके आते हो ना, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एसेट होता है। जब फर्स्ट आप इन्वेंट्री लेके आते हो, जब तक आप इसको बेचते नहीं हो तब तक ये आपके लिए एसेट है। अब इसमें से क्या हुआ, 100 बॉक्सेस में से 20 बॉक्सेस आपका नेक्स्ट डे सेल हो गया। क्या हो गया? सेल। क्या हो गया? सेल हो गया। सेल हो गया। 20 बॉक्सेस सेल या सोल्ड, जो भी समझना समझ लो। अब इसका जो है आप सेल करोगे कितने रुपए में करोगे? 12 रुपीज में करोगे। तो ये 20 इंटू 12 आपका क्या हो जाएगा? 240 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस हो गया। करेक्ट? सेल्स वैल्यू। यस सर। अब जब ये सेल्स वैल्यू यहां पर आप दिखा रहे हो तो इसका कॉस्ट भी दिखाना पड़ेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट। करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो उसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको हुआ होगा। तो वो कॉस्ट क्या है? मैं कितने में खरीदा? 10 में। 20 इंटू 10 200, 40 रुपीज मेरा प्रॉफिट। तो बोलने का मतलब यह है कि जो इन्वेंट्री आप लेके आते हो वो पहले आपके लिए एसेट होता है, आप पूरा उसको बैलेंस शीट में लिख दिए। उसमें से जितना भी आप निकाल के बेचते हो नेक्स्ट डे, जो आपने यहां पर सेल किया, उस सेल के हिसाब से उसका कॉस्ट भी आपको दिखाकर मैच करना है। तो ये जो आपने दिखाया ये सीओजीएस में, अंडर सीओजीएस परचेजेस में दिखा दिया आपने। करेक्ट? जो भी आप बॉक्सेस बेच रहे हो उसका सेल कर रहे हो तो आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो रेवेन्यू के पीछे कॉस्ट भी लगा होगा ना। तो डेफिनेटली हम इतने का परचेस किए, 20 बॉक्सेस परचेस किए 10 के हिसाब से, 20 बॉक्सेस को बेचे 12 के हिसाब से, तो प्रॉफिट इतने का आया हमारे को। और अभी बचा कितना मेरे पास? 80 बॉक्सेस। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 200 रुपीज कम कर दूंगा बैलेंस शीट में, क्योंकि मैं 20 बॉक्सेस निकाल दिया ना। कितना बचा? 800 रुपीज का इन्वेंट्री मेरे पास है। ये मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, विच इज ऑलवेज अ एसेट फॉर मी। ठीक है? अब नेक्स्ट डे मेरा और इसमें से बिकेगा 30 बॉक्सेस। कितने में? 12 में। कॉस्ट कितना होगा? 10। 360 में बेचा, 300 में खरीदा, 60 का प्रॉफिट हुआ, और इसमें से मैं 300 रुपीज माइनस कर दूंगा, फिर मेरे पास 500 का बचेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। गॉट इट? यस सर। या तो ये समझना है ये सब पॉइंट्स को। एंड आई एम अबाउट टू कंक्लूड। हो भी गया, यहां पर फिनिश हो गया।
तो यहां देखो, वंस इन्वेंट्री सोल्ड इट इज रिपोर्टेड एज एक्सपेंस इन द इनकम। जब आप उसको बेचोगे ना तो आप उसको सीओजीएस में एक्सपेंस परचेजेस के तौर पे दिखा दोगे। दैट्स इट। अब आपका टाइम भी हो रहा है फास्टिंग का, तो आई विल स्टॉप इट हियर। वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो। ओके, कल हो जाएगा, कल लास्ट डे है चैप्टर का, टुमारो इज एंड। चलो, Yeah. टुमारो सेम टाइम 11:30।